नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्थैतिक विश्लेषण, तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण एवं प्रायोगिक विश्लेषण। स्टैटिक एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस। स्थैतिक विश्लेषण अथवा स्थैतिकी। स्थैतिक शब्द का मूल विकास ग्रीक भाषा के स्टैटिक शब्द से हुआ है। जो स्टैटिक शब्द है उसको हम लिखेंगे STATIK। स्टैटिक शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है यथास्थिति। भौतिक शास्त्र में स्थैतिक शब्द का अर्थ विश्राम की अवस्था से है, जबकि अर्थशास्त्र में इसका संबंध गतिहीन अर्थव्यवस्था से नहीं होता है, बल्कि ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें गति तो होती है परंतु गति की दर, रेट ऑफ मूवमेंट स्थिर होती है। यह गति निश्चित और नियमित रूप से होती है। इसमें कोई उतार चढ़ाव या अनिश्चितता नहीं होती है। पीगू के शब्दों में जिन बूंदों से मिलकर झरना बनता है वे सदा बदलती रहती है, किंतु झरना अपरिवर्तित रहता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र के अर्थ के संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है, परंतु प्रमुख परिभाषाएं निम्न है। प्रोफेसर हिक्स के शब्दों में आर्थिक सिद्धांत के उस भाग को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहता हूँ जिनमें हमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती। प्रोफेसर हेरोड के शब्दों में स्थिर साम्य का तात्पर्य कभी भी विश्राम से नहीं लगाया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें दिन प्रतिदिन तथा वर्ष प्रतिवर्ष बिना घटे बढ़े कार्य होता रहे। इस सक्रिय परंतु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहा जाता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार स्थैतिक स्थिति वह है जो एक निश्चित समय के पश्चात भी उसी रूप में बनी रहती है, परंतु यदि निश्चित समय के उपरांत अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उसे प्रायोगिक स्थिति कहते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट होता है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं में नियमित रूप से परिवर्तन होते रहने के बावजूद भी साम्य की स्थिति यथावत बनी रहती है। स्थैतिक विश्लेषण एक समय रहित विश्लेषण है। इस विश्लेषण में विभिन्न चल राशियों के मूल्यों के जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वे एक समय बिंदु से संबंध होते हैं। कीमत निर्धारण के अतिरिक्त उपयोगिता ह्रास नियम, तुलनात्मक लागत सिद्धांत एवं कीन्स का राष्ट्रीय आय निर्धारण की व्याख्या इसी शाखा में की जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्थैतिक विश्लेषण की जो परिभाषा हुई कि स्थैतिक विश्लेषण में हम समय परिवर्तन पर ध्यान नहीं देते हैं और एक ही समय बिंदु से संबंधित विभिन्न चरों में तात्कालिक संबंधों की स्थापना करते हैं। कुछ निर्धारक कारकों को स्थिर मान लिया जाता है। ये टाइमलेस रहता है, एक ही समय अवधि में अध्ययन किया जाता है। जैसे मांग एवं पूर्ति का अध्ययन। यदि मांग और पूर्ति में साम्य स्थापित करते हैं तो इनका जो साम्य है वह स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि स्थितिकी की निम्न विशेषताएं हैं।
स्थैतिक विश्लेषण समय रहित धारणा है। इसमें आर्थिक तत्वों पर एक दिए हुए समय पर ही विचार किया जाता है। परिणाम स्वरूप उनका समय के साथ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सेकंड है साम्य संबंधी विचार। स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण का आधार ही साम्य है। स्थैतिक विश्लेषण का संबंध किसी क्षण विशेष या समय विशेष पर अर्थव्यवस्था के साम्य की स्थिति का अध्ययन होता है। थर्ड है स्थैतिक अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था नहीं होती। स्थैतिक में गति सदैव विद्यमान रहती है, पर गति की दर नियमित एवं शांतिपूर्ण रहती है। मार्शल ने इसकी तुलना एक जंगल से की है जिसमें वृक्ष उगते एवं नष्ट होते रहते हैं, किंतु वन के क्षेत्रफल या स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। पिगू ने स्थैतिक स्थिति की तुलना उस झरने से की है जिसमें पानी निरंतर आता है और निकल जाता है, पर झरने के जल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 4 है बचत तथा विनियोग रहित अवस्था। स्थैतिक अर्थव्यवस्था में बचत तथा विनियोग शून्य होते हैं, इसलिए कुल बचत कुल विनियोग के बराबर रहती है। इस आधार पर शुम्पीटर का कहने की स्थैतिक अर्थव्यवस्था में लाभ और ब्याज दर दोनों शून्य के बराबर होते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स इस मत से असहमत है कि स्थैतिक स्थिति में ब्याज दर शून्य होते हैं, क्योंकि यदि ब्याज दर शून्य मानी जाएगी तो न केवल पूंजी संचयन ही बंद हो जाएगा बल्कि पूर्व संचित पूंजी भी उपयोग कर ली जाएगी। इससे अर्थव्यवस्था अवनति की तरफ अग्रसर होने लगेगी। इस तरीके से ये स्थैतिक विश्लेषण की विशेषताएं हैं। और यदि अब हम देखते हैं कि तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण एक प्रारंभिक संतुलन अवस्था की अन्य संतुलन अवस्था जो कि आधार सामग्री के परिवर्तन होने के फलस्वरूप अंततः प्राप्त होती है से तुलना करता है। ये उस समस्त पथ का विश्लेषण नहीं करती जिसमें कोई एक अवस्था एक संतुलन स्थिति से चलकर दूसरी स्थिति को प्राप्त करती है। ये केवल प्रारंभिक तथा अंतिम संतुलन अवस्था दोनों की तुलना करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत दो साम्य बिंदुओं की तुलना की जाती है, लेकिन इसमें यह अध्ययन नहीं किया जाता कि एक साम्य बिंदु से दूसरे साम्य बिंदु पर पहुँचते कैसे हैं, इसका पथ कौन सा है। इस पथ का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रावेगिक विश्लेषण डायनेमिक एनालिसिस। प्रावेगिक विश्लेषण इसमें इस संबंध में विभिन्न समय बिंदुओं से है। इसका संबंध प्रावेगिक विश्लेषण का संबंध विभिन्न समय बिंदुओं से है। जैसे बाजार में टी समय की पूर्ति, टी मतलब प्रजेंट समय की जो पूर्ति है वो T-1 समय पर अर्थात पिछले वर्ष, वर्तमान से एक साल पहले पिछले वर्ष की कीमत पर निर्भर है। तो कीमत और पूर्ति के इस संबंध को प्रावेगिक विश्लेषण कहा जाएगा। इसमें हमने लिखा हुआ ST = फंक्शन ऑफ P(T-1) अर्थात वर्तमान समय की जो पूर्ति है वो किस पर निर्भर है, पिछले साल की कीमत पर निर्भर है। इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रावेगिक विश्लेषण के अंतर्गत जो तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण में दो साम्य बिंदुओं की तुलना की जा रही है, उनकी तुलना के साथ साथ उस पथ का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है कि एक साम्य बिंदु से दूसरे साम्य बिंदु पर किस प्रकार पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं डायग्राम द्वारा व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण। यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं कि वो x अक्ष पर मांग एवं पूर्ति की मात्रा दी हुई है और y अक्ष पर वस्तु की कीमत दी हुई है। इसमें
एस एस सप्लाई कर्व और पूर्ति वक्र है, जबकि डी डी मांग वक्र है। सप्लाई वक्र और मांग वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, जहाँ पर प्राइस ओपी है और मांग एवं पूर्ति की मात्रा है वह ओ क्यू है। इस तरीके से साम्य बिंदु ई पर स्थापित होता है, अर्थात ई ऐसा बिंदु है, ई एक साम्य बिंदु है जहाँ पर मांग एवं पूर्ति की मात्रा समान है और इस साम्य बिंदु पर कीमत ओपी है। ई साम्य बिंदु में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परिवर्तन के बाद वापस से ई पर साम्य स्थापित हो जाता है। जैसे सपोज करिए प्राइस बढ़ जाती है, तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी, पूर्ति बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी मांग में कमी होती है तो पूर्ति की मात्रा वापस से घटने लगेगी और प्राइस फिर से घटना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही प्राइस यदि कम होती है तो मांग बढ़ेगी और चूँकि पूर्ति की मात्रा बढ़ी नहीं है, इसलिए प्राइस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ई पर साम्य फिर से स्थापित हो जाएगा। तो इसका अध्ययन स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखते हैं कि व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। इसमें आप डायग्राम देख रहे हैं। इसके अंदर हमें डायग्राम दिख रहा है। इसमें ओ एक्स पर मांग एवं पूर्ति की मात्रा दी हुई है और ओ वाई एक्स पर वस्तु की कीमत दी हुई है। इसमें डी डी इस डायग्राम में हम देखते हैं व्यष्टि स्थैतिक विश्लेषण। आप चित्र 1.1 को देखिए। इसमें एक्स पर मांग एवं पूर्ति की मात्रा ली गई है एवं वाई एक्स पर वस्तु की कीमत ली गई है। डी डी मांग वक्र है और एस एस पूर्ति वक्र है। पूर्ति वक्र और मांग वक्र एक दूसरे को ई पॉइंट पर काट रहे हैं। ई पॉइंट पर मांग मात्रा और पूर्ति की मात्रा बराबर है। मांग मात्रा भी ओ क्यू के बराबर है ई पॉइंट पर और पूर्ति की मात्रा भी ओ क्यू के बराबर है। इस ई पॉइंट पर जो कीमत है वह ओ पी है। तो इस प्रकार हम देखते कि जो ओ पी कीमत है वह साम्य कीमत है। साम्य कीमत किसे कहते हैं? ऐसी कीमत जहाँ पर मांग एवं पूर्ति की मात्रा बराबर हो, वहाँ पर जो कीमत निर्धारित होती है उसे साम्य कीमत कहा जाता है। तो यहाँ पर ओ क्यू मात्रा है वो साम्य मात्रा है, क्योंकि ई पॉइंट पर मांग एवं पूर्ति की मात्रा इक्वल है, बराबर है और इस इक्वल मात्रा पर जो कीमत है वह ओ पी है। इस तरीके से ई साम्य बिंदु है, ओ क्यू साम्य मांग एवं पूर्ति की मात्रा है और ओ पी साम्य कीमत है। तो इस तरीके से ई बिंदु पर साम्य स्थापित हो रखा है। अब किसी भी कारण से
ये शाम में डिस्टर्ब हो सकता है, इसमें चेंज हो सकता है, इसमें परिवर्तन आ सकता है, लेकिन फिर से शाम में ई बिंदु पर स्थापित हो जाएगा। जैसे सपोज करें कि किसी कारण से जैसे ई बिंदु पर शाम में स्थापित हो रखा है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी वजह से प्राइस में चेंज आ जाता है, हमारी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने पर, क्योंकि आपने मांग का नियम और पूर्ति का नियम पढ़ लिया है, तो जो हमारा मांग का नियम है वो क्या कहता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो आपकी मांग मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। तो जैसे ही कीमत बढ़ती है आपकी मांग मात्रा में कमी आएगी। लेकिन जो तुम्हारा पूर्ति का नियम है वह इसके अपोजिट है कि जैसे ही कीमत बढ़ेगी आपकी पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। तो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी पूर्ति की मात्रा को बढ़ाएगा, लेकिन जो उपभोक्ता है वो अपनी मांग मात्रा को कम करेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा कि प्राइस बढ़ी, प्राइस के बढ़ने पर आपकी मांग मात्रा में क्या हुआ, कमी हुई। लेकिन सप्लाई करने वाला क्या सोच रहा है कि मैं पूर्ति को बढ़ा दूँ। अब क्या होगा, प्राइस के बढ़ने से मांग मात्रा में कमी आ गई है और सप्लाई ज़्यादा हो गई है। इस वजह से इस सप्लाई को निकालने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, कीमत में कमी लानी पड़ेगी ताकि मांग मात्रा में वृद्धि हो सके। तो इस तरीके से बढ़ी हुई कीमत फिर से घट जाएगी और फिर से शाम में ई बिंदु पर स्थापित हो जाएगा। वैसे ही अगर यदि प्राइस घटती है तो क्योंकि प्राइस के घटने पर मांग मात्रा में वृद्धि होगी, जबकि पूर्ति की मात्रा स्थिर है और फिर से कीमत बढ़ जाएगी और फिर से साम्य बिंदु ई पर स्थापित हो जाएगा और ई आपका साम्य बिंदु होगा। इस प्रकार इसका विश्लेषण स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाएगा। अब हम देखते हैं व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। चित्र 1.2 में देखिए, एक्स एक्स पर मांग एवं पूर्ति की मात्रा दी हुई है और वाई एक्स पर वस्तु की कीमत दी हुई है। डी डी हमारा मांग वक्र है और एस एस हमारा पूर्ति वक्र है। यदि हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो आपका पूर्ति वक्र है और स्टार्टिंग का जो आपका मांग वक्र है उनकी, तो इसमें ई बिंदु पर साम्य स्थापित हो रखा है। ई बिंदु पर आपकी जो साम्य कीमत है वो ओ पी है और जो साम्य मांग एवं पूर्ति की मात्रा है वह ओ क्यू है। तो आपका प्रारंभिक साम्य बिंदु ई हुआ, प्राइस आपकी ओ पी हुई और क्वांटिटी ओ क्यू हुई। लेकिन क्या होता है कि आपकी आय में वृद्धि हो जाती है, आय बढ़ जाती है, तो आपका जो मांग वक्र है वो शिफ्ट होके डी डी से D1 बन जाता है। क्योंकि अब आपकी आय बढ़ गई है, इसलिए आप अधिक मात्रा में वस्तुओं की डिमांड कर सकते हैं और अधिक ऊंचे मांग वक्र पर जा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपका जो नया साम्य बिंदु है वह कहाँ पर स्थापित होता है, E1 पॉइंट पर। तो E1 आपका नया साम्य बिंदु है जहाँ पर साम्य कीमत कितनी है, OP1 है और साम्य मांग एवं पूर्ति की मात्रा OQ1 है। इस तरीके से इस तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत हम दो साम्य बिंदुओं की तुलना कर रहे हैं। ई बिंदु हमारा फर्स्ट साम्य बिंदु है और E1 हमारा सेकंड साम्य बिंदु है। इसी प्रकार से यदि आपकी आय और बढ़ जाती है तो आपका तीसरा डिमांड वक्र बन सकता है D2
और वहाँ पे आपका E2 साम्य बिंदु स्थापित हो जाएगा, तो उसका भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें हम दो साम्य बिंदुओं की तुलना कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका पथ है E1 DD वक्र से जो D1 पर साम्य बिंदु है E1, इस E साम्य बिंदु से E1 साम्य बिंदु पर पहुंचते कैसे हैं, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत नहीं करते हैं। इस पथ का अध्ययन दोनों साम्य बिंदु की तुलना और इस पथ का अध्ययन हम किस में पढ़ेंगे, प्रावेगिक विश्लेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे।